बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने HTML टेम्पलेट को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने का तरीका देखा था। आज एक दूसरी थीम को इंटीग्रेट करते हैं और फिर ये वाला प्रोजेक्ट जो है हम आगे लेके चलेंगे। ये थीम उससे ज़्यादा अच्छी है और एक दफ़ा दोबारा हम करेंगे और इसको आसान करेंगे कि बात वगैरह को किस तरह रिज़ॉल्व करना होता है हमने, और किस तरह उसको लिखा जाता है, इसको थोड़ा आसान करेंगे। ये थीम है। मैं यहाँ से वीडियो स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ASP.NET वेब एप्लीकेशन सी शार्प के साथ, और इसके बाद इसका नाम दूंगा एविजन ऑनलाइन शॉपिंग कोर्ट। क्रिएट। यहाँ से मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा और HTTPS की टैग ख़त्म करूँगा। क्रिएट कर। सबसे पहले मेरे पास जो थीम है उसकी जो फाइल है ये वाली, मैं विजुअल स्टूडियो से ओपन करूँगा। इसका लिंक कॉपी करके कंट्रोल O करके ओपन कर लें या ड्रैग एंड ड्रॉप से ओपन कर लें। तो मेरे पास इसका कोड आ गया, सारे को मैंने कॉपी किया, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे एक मैं टेस्ट के नाम से कंट्रोलर ऐड करता हूँ, उसमें मैं इस थीम को एज ए लेयर एज ए व्यू ऐड करूँगा। टेस्ट। अभी ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। फर्स्ट टाइम ऐड करते हुए ये देर लगाता है, फिर नेक्स्ट टाइम ये पैकेजेस जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके होते हैं तो फिर देर नहीं लगाता। देखिए ऐड हो गया। यहाँ पे मैं एक एक्शन ऐड करूँगा और जो मेरी थीम का नाम है वो मैं नाम दे देता हूँ कॉर्क एडमिन। यहाँ पे एक व्यू ऐड करता हूँ राइट क्लिक करके। लेआउट पे यूज़ नहीं करूँगा इसके साथ, और ऐड। मैंने कॉर्क एडमिन में जो इंडेक्स डॉट HTML था या जो भी डिफ़ॉल्ट पेज था जिसको मैंने थीम के तौर पे यूज़ करना था, उसका कोड मैं कॉपी कर लिया था। ये मैं कोड कैंसिल करता हूँ, लेआउट नल लिखा रहेगा और बाकी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेआउट नल लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं लेआउट नल नहीं लिखता तो एक डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो इस पर अप्लाई हो जाता है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं करता, सिंपल इसको मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद टेस्ट कंट्रोलर में कॉर्क एडमिन के नाम से मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए ये थीम आ गई मेरे पास। टेक्स्ट तो आ गया लेकिन इसमें स्टाइलिंग मिसिंग है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ, कोई भी आपको पेज इशू नज़र आ रहा हो तो आप पहले यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे आपको फाइल वगैरह तो मिसिंग नहीं है। तो ये देखें ये एक बता रहा है loader.js, ये सारी फाइलें बता रहा है जो मिसिंग है, आ नहीं रही। तो फाइलें तो नहीं आएंगी क्योंकि अभी फाइलें मैंने रखी ही नहीं है। तो कॉर्क एडमिन में गया और ये जो फाइलों की एक लिस्ट पड़ी है, एसेट्स, बूटस्ट्रैप और प्लगइन, तीन फोल्डर पड़े, मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ थीम में आ जाता हूँ। अपना यहाँ पे थीम ऐड करता हूँ। www रूट में थीम्स के नाम का फ़ोल्डर ऐड कर देता हूँ। वैसे आप CSS वाली फाइलें उठा के CSS में JS वाली JS में लाइब्रेरी LIB लिब में डाल दे, कोई इशू नहीं, लेकिन वो मिक्स हो जाएंगी जब आप दो तीन अलग अलग थीम्स यूज़ करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में। क्लाइंट लेआउट के लिए अलग, सर्वर साइड के लिए अलग, तो फिर चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो उस मिक्सिंग से बचने के लिए मैंने थीम्स का फ़ोल्डर बना लिया और थीम के अंदर भी फर्दर जो है, जो थीम है उसका नाम कॉर्क के नाम से फोल्डर बना दिया। उस कॉर्क के अंदर जो है ये वाली फाइलें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैंने तमाम चीज़ों के तमाम CSS JS और इमेजेस के पाथ सेट करने हैं। इसके दो तरीके हैं। पाथ दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। पहले इनको समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ होता है कंप्लीट पाथ।
ठीक है। लाइक आप बताते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान में रावलपिंडी, और रावलपिंडी में मिसाल के तौर पे फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद में जो भी abc.html फाइल है वो। और रिलेटिव पाथ क्या होता है? ये दूसरा रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ में आप देखते हैं कि करंट आप अगर रावलपिंडी में खड़े हैं, रावलपिंडी खड़े हैं अगर आप इस वक्त, आप यहाँ पे आप वर्ल्ड पर खड़े हैं, ठीक है, दुनिया में खड़े हैं, तो आपको बताया जाएगा। इस वक्त आप जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड में खड़े हैं तो भी यही बताया जाएगा, पाकिस्तान में खड़े हैं तो भी यही बताया जाएगा, कंप्लीट पाथ यानी एब्सोल्यूट पाथ में। और अगर फैज़ाबाद में खड़े हैं तो भी आपको स्टार्ट से ही पाथ बताया जाएगा। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ में अगर आप रावलपिंडी खड़े हैं तो आपको बताया जाएगा फैज़ाबाद में abc.html, और अगर आप पंजाब में खड़े हैं तो आपको बताया जाएगा रावलपिंडी, रावलपिंडी में फैज़ाबाद, फैज़ाबाद में abc.html। मतलब आपकी करंट लोकेशन से अगर आपको पाथ बताया जाता है तो ये रिलेटिव पाथ है, आपसे रिलेटेड है, यानी आप कहाँ पे हैं इससे ताल्लुक़ है इसका। और एब्सोल्यूट पाथ जो है वो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता, आप जहाँ भी हो एब्सोल्यूट पाथ ज़ीरो से एंड तक कंप्लीट पाथ होता है। एब्सोल्यूट पाथ को स्टार्ट करने से पहले हम स्लैश लगाते हैं, और रिलेटिव पाथ को स्टार्ट करने से पहले स्लैश नहीं लगाते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिलेटिव पाथ है, ये बता रहा है कि आप जिस लोकेशन पे खड़े हैं ना वहाँ से आप एसेट्स का फोल्डर तलाश करें। तो HTML की सूरत में तो ऐसा ही था, आपके पास ये इंडेक्स फाइल थी यहाँ पे, और इसी के साथ ही ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो ये आपका रिलेटिव पाथ बनता है। लेकिन डॉट नेट कोर जिसमें हम काम कर रहे हैं वैसे इसमें तो आपकी जो URL होती है वो मकाम होता है ना, कि जहाँ पे आप खड़े हैं आपकी लोकेशन आपकी URL होती है। यहाँ पे तो URL चेंज होती रहती है कंट्रोलर और एक्शन के नेम की बेस पे। और अगर यहाँ पे अभी मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो ये मुझे बताएगा, मैं इसको रन करता हूँ। पेज रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यू पेज डिस्प्ले हो रहा है। स्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमने जो CSS का पाथ दिया हुआ था वो पाथ हमारे पास सबसे पहले ये जैसे बूटस्ट्रैप है, हमने दिया हुआ था बूटस्ट्रैप CSS bootstrap.min.css। या हम प्लगइन की बात करें तो एसेट्स CSS और plugin.css। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए कौन सा पाथ आ रहा होगा। नेटवर्क पे जाए और इसको रीलोड कर लें। रीलोड होती है, ये 404 वाली तमाम मिसिंग फाइल हैं। इसमें आप कोई भी देख लें मिसिंग फाइल, जैसे ये लोडर JS है, बल्कि जो हम यहाँ पे प्लगइन्स है ना, ये देखिए plugin.css, ये मिसिंग है। इस पर मैंने क्लिक किया तो इसका पाथ बता रहा है कि इसने से टेस्ट वाले फोल्डर में एसेट्स वाला फोल्डर ढूंढा, उसके अंदर CSS और उसके अंदर प्लगइन। हालांकि हमारे पास तो सिर्फ एसेट्स में प्लगइन था, ठीक है। तो ये टेस्ट में एसेट्स में इस तरह से क्यों ढूंढ रहा है, कंट्रोलर का नाम बीच में इंक्लूड कर रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि जिस लोकेशन पे आप खड़े हैं, अब अगर मैं यहाँ पे इसके बाद स्लैश लिख देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, अब देखता हूँ मुझे ये प्लगइन कहाँ से ढूंढता है। अब देखें कि टेस्ट में कॉर्क एडमिन में एसेट्स में, तो मतलब जो आपकी URL है वो इसमें इंक्लूड कर रहा है वो सब, क्योंकि ये रिलेटिव पाथ है। हमने इनको एब्सोल्यूट पाथ में कन्वर्ट करना है। एब्सोल्यूट पाथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो ये आपको शो हो गई। यही उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो एब्सोल्यूट पाथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो हर हर फाइल के इंक्लूड जहाँ जहाँ हुई है, हर फाइल के स्टार्ट में मुझे ये लिखना है थीम्स और कॉर्क, ठीक है। और ये तिल्ला साइन C# के लिए होता है, अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं भी करते तो भी चलेगा। अब ये तमाम फाइल्स में इंक्लूड करना तो लंबा काम हो जाएगा, तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों को। बेस का टैग लगाएं और बेस में आप href दें /themes/cork। इसका मतलब ये है कि अब ये रिलेटिव पाथ ज़रूर है, लेकिन आपकी करंट लोकेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि इस लोकेशन के हिसाब से, यहाँ से रिलेटिव है।
यानी कि पहले आप जहाँ पे खड़े होते थे वहाँ से आपने देखना होता था आगे कहाँ जाना है। अब आप जहाँ पे मर्जी मौजूद हो, आपने यहाँ से देखना है कि स्टार्ट में ये होगा, आगे जो है वो एसेट्स और सीएसएस होगा। सेव किया और पेज रिफ्रेश किया। ये देखिए ये थीम लोड हो गई प्रॉपर। और अब अगर मैं प्लगइन्स पे जाता हूँ तो ये देखें, ये कहाँ से उठा रहा है, स्लैश थीम स्लैश कॉर्ग, ये जो मैंने बेस के टैग में दिया था। और उसके बाद एसेट्स और सीएसएस जो इंक्लूड सीएसएस इंक्लूड करते वक्त दिया हुआ है। तो इन दोनों को मिला के पाथ बनाएगा। अब इस यूआरएल के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। अब आप अब्सोल्यूट आपके सारे रिलेटिव पाथ इसके साथ अटैच हो गए, इसके साथ। और अब्सोल्यूट पाथ जो भी होगा स्लैश, तो वो तो अब्सोल्यूट होगा, उसका तो रिलेटिव साथ ताल्लुक ही नहीं है। तो ये थीम को इंटीग्रेट करने का सबसे आसान तरीका था कि एक बेस का टैग रख लें, और जहाँ आपने अपने सारी फाइल्स रखी हैं उसके एसेट्स रखे हुए हैं, वो पाथ इसको दे दें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेआउट पेज पे लेके जाते हैं। यहाँ पे लेआउट नल लिखा हुआ है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा मैं कोड उठा लेता हूँ इसका, लेआउट नल के अलावा, क्योंकि अब तो लेआउट ही बना रहे हैं तो उसमें लेआउट बताने की ज़रूरत नहीं कि लेआउट नल होगा। शेड में गए, एक को सिंपल व्यू ऐड किया। व्यू कुछ कोई भी ऐड कर ले, पार्शियल कर ले, लेआउट कर ले, जैसे मर्जी कर लें। इसका नाम आप रखें एडमिन लेआउट, क्योंकि इसमें जो भी कोड आएगा वो हम डिलीट कर देंगे। तो पार्शियल पेज हो या लेआउट पेज हो, उसके अंदर जो कोड होता है उस पर डिपेंड करता है, या उसको यूज़ कैसे करना है इस पर डिपेंड करता है। तो इस सारे को मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ जो मैं वहाँ से लाया था। ये मेरे पास लेआउट पेज बन गया। अच्छा, इस लेआउट में आप देखें कि कुछ आपका पोर्शन स्टैटिक होगा और बाकी डायनामिक होगा। स्टैटिक मतलब ये जो लेफ़्ट साइड है और ये टॉप है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। बीच में जो पेज स्क्रॉल हो रहा है ये चेंज होता रहेगा। और इसी तरह ये जो एंड पे लिखा हुआ है कॉपीराइट रिजर्व, ये भी फिक्स रहेगा। तो मतलब ये डायनामिक पोर्शन ये दरमियान वाला है। अब मैंने डायनामिक पोर्शन को निकालना है, क्योंकि ये तो हर पेज पे अलग अलग होगा। तो स्टैटिक कोड को, स्टैटिक पोर्शन को लेआउट पेज में लेके जाना है, और डायनामिक पोर्शन को व्यू वाले पेज पे लेके जाना है। तो ये देखिए बनी हुई है आईडी कंटेंट के नाम से। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो सारा कुछ निकल चुका है। कंट्रोल जेड करता हूँ, अब इसको खोलता हूँ, और इसमें ये ये मेरे पास फुटर भी पड़ा हुआ है कंटेंट। तो फुटर को मैं नहीं निकालना चाहता, तो ये मेरे पास है लेआउट पी एक्स स्पेसिंग के नाम से क्लास है। हर थीम की अपनी अपनी क्लास होती है। इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, फिर मेरा बीच वाला पोर्शन डिलीट हो गया। ये कॉपीराइट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा जब दरम्यान में कंटेंट आएंगे। तो इसका मतलब है कि मैंने लेआउट पी एक्स स्पेसिंग वाला जो है ये यहाँ से उठाना है। यहाँ पे कंट्रोल एफ सर्च किया इसको, ये लेआउट है, और ये बीच में इसके बाद जो है वो फुटर है। ये मैंने यहाँ से कट किया इसको। बल्कि अगर मैं खोलता हूँ और उसके अंदर जो दूसरी डिव है उसको क्लोज करता हूँ, ये एक रो है। रो के अंदर देखें कॉल एम डी एक्सएल लार्ज स्क्रीन के लिए 8 और लार्ज के लिए 12 कॉलम है। तो मैं देख लेता हूँ क्या फ़र्क आता है। ये दो अलग अलग आ रहे हैं ना। तो इस सारे को मैं उठा लेता हूँ इकट्ठा। ये जो पूरी रो है उसके अंदर एक ये कॉलम है, ये है, ये है, ये मतलब डिफरेंट सेक्शन है अलग अलग जो जो इसमें एडेड है। तो ये लंबा काम हो जाएगा। मैं इस पूरी रो की उठा लेता हूँ, कट किया, और नोट पैड पे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें देखें हमारे पास जो डिव है ना, वो ये डिव है, ये रो की डिव है, उसके अंदर कॉलम्स की डिव बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे एक डिव बना लेनी है, उसकी क्लास वही देनी है जो इससे पहले थी, कि ये इसने दी हुई है, ये जो हमने कॉपी किया अभी। इसके अंदर जो है कॉलम्स की डिव थी। इस सारे को मैं कट करके पेस्ट करता हूँ, तो ये कंट्रोल ई एफ प्रेस करता हूँ तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉलम्स की डिव थी, डिव क्लास इज इक्वल टू कॉलम डी 12।
मैं पहले 12 की बना लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ @रेंडर बॉडी, यानी कि यहाँ से यहाँ पे व्यू की तरफ से कोड आएगा रेंडर बॉडी। सेव कर दिया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो हमने रखा हुआ था नोटपैड में, ये हम सारा कॉपी कर लेते हैं। और होम का जो इंडेक्स है, जो डिफ़ॉल्ट पेज है होम का इंडेक्स, इस पे यहाँ इसकी जगह पे वो कोड पेस्ट कर देता हूँ। ये होम का इंडेक्स आ गया। अब देखें कि रो हम वहाँ ले गए थे और कॉल MD12 भी वहाँ पे ले गए थे, तो MD12 के अंदर फिर आप रो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अगर रो बनाएंगे तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो भी आपका काम चलेगा, दोनों तरीक़ों से ठीक होगा। अब मैं होम का इंडेक्स ओपन करता हूँ, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो मेरा एक्शन है। थीम का, लेकिन वो थीम वो वाली नहीं है, कोई और थीम आ रही है, ये जैसे होम प्राइवेसी वगैरह लगा हुआ है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट थीम है, अगर आप थीम का नाम नहीं बताते तो एक डिफ़ॉल्ट थीम आ जाती है। अब वो डिफ़ॉल्ट थीम कहाँ से आती है, ये अगर आप व्यूज़ में जितने फ़ोल्डर हैं ये बंद कर दें और ये डायरेक्ट व्यूज़ में आ जाए, तो यहाँ व्यू स्टार्ट के नाम से एक फ़ाइल आपके पास है। इसमें देखें वो बता रहा है कि आप अगर लेआउट बताएंगे ठीक है, नहीं बताएंगे तो अंडरस्कोर लेआउट के नाम से जो लेआउट पड़ा है वो यूज़ होगा। अब मैं इसको बताता हूँ कि अगर मैं लेआउट ना भी बताऊँ तो आपने अंडरस्कोर एडमिन लेआउट यूज़ करना है। ऐसे भी बता सकते हैं, ये शेयर्ड वाले फ़ोल्डर में अगर पड़ा हो, अगर शेयर्ड के अलावा कहीं और आपने रखा हुआ हो तो आपको लेआउट का कंप्लीट बात बताना होता है। ऐसे व्यूज़ शेयर्ड अंडरस्कोर एडमिन लेआउट डॉट CSHTML, फिर आपको एक्सटेंशन भी बतानी होती है। तो ये शॉर्टकट है, आप एक्सटेंशन नहीं बताते, वो सिर्फ HTML के साथ खुद ही शेयर्ड वाले फोल्डर से ढूंढ लेता है। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए मेरे पास थीम जो है वो प्रॉपरली एम्बेड होके आ गई है। अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इसी तरह हमारे पास कॉन्टैक्ट के नाम से, होम में कॉन्टैक्ट के नाम से बना हुआ है एक एक्शन, कॉन्टैक्ट के नाम से है या अबाउट के नाम से है, होम में प्राइवेसी के नाम से, प्राइवेसी के नाम से। तो ये देखते हैं ये प्राइवेसी पेज का जो कंटेंट थे वो यहाँ पे आ गए और ये हमारे पास फिक्स हो गया, हेडर और फुटर इकट्ठे हो गए। तो ये थीम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका था, बहुत ही आसानी से होगी। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि आज हमने जिस प्रोजेक्ट को लेके चलना है एंड तक, ये शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी उससे रिलेटेड मॉडल बनाते हैं, फिर हम डाटा एनोटेशन टैग्स को पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम मॉडल के ऊपर वैलिडेशंस लगाएंगे, और उसके बाद हम एंटिटी फ्रेमवर्क पे जाएंगे जिसके थ्रू हमने ये सारा काम करना है। सबसे पहले हम कैटेगरीज बनाएंगे, बल्कि किसी भी अगर हम वेबसाइट को देख लें कि वो कैसे बनी हुई है, तो यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, पाकिस्तान से ढूंढ लेते हैं, कोई पाकिस्तानी वेबसाइट, उसको देख लेते हैं वो कैसे बनी हुई है। जैसे ये शॉपिंग बैग डॉट PK के नाम से है, इसको कर लेते हैं। ये माई कार्ट के नाम से भी है। तो आप बल्कि इसके लिए बेहतर ये होगा कि हम एक थीम ढूंढ लेते हैं जो क्लाइंट साइड में भी यूज़ होगी, और उस थीम के अंदर जो है हम फिर अपना काम करेंगे। उस थीम में जिस तरह की चीज़ें होंगी तो हम अपने प्रोजेक्ट में भी वैसी चीज़ें रखेंगे, या फिर एक जनरलाइज प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो थीम कोई भी मिलेगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। आमतौर पे आप देखें कि एक किसी भी शॉपिंग कार्ट में एक स्लाइडर होता है आपके पास, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप देख रहे होते हैं, और ये देखें ये सिर्फ इमेज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास एक स्लाइडर होगा जिसमें इमेज URL होगी, ठीक है। और इसमें हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं कि एक स्टार्ट डेट होगी और एंड एंड डेट होगी, स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी। कोई भी इमेज हम स्लाइडर में ऐड करेंगे तो हम उसे मखसूस टाइम देंगे कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट के बीच में शो होना चाहिए, और अगर डेट नहीं देंगे तो वो हर वक्त शो होगी। जैसे कोई ईद पे ऑफ़र वगैरह लगाना चाहते हैं तो ईद से पहले और बाद की डेट दे दें तो उन दो डेट्स के दरमियान में शो होता रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है ना, ये आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो इनको यहाँ पे कई लोग ऐड लगाते हैं, तो इनको ऐड प्रोडक्ट्स कह देते हैं, या फीचर प्रोडक्ट कह देते हैं, ठीक
ठीक है, वो हम प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन से भी उठा सकते हैं कि जो फीचर प्रोडक्ट्स हैं उनके इमेजेस यहाँ पे आ जाते हैं, इसको स्किप कर दें। इसके बाद हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एक पे क्लिक किया, वो एक प्रोडक्ट नहीं थी बल्कि कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी बना लेता हूँ। कैटेगरी कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी ये होती है कि जैसे आपके पास मिल्क है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप्स हैं, ये कैटेगरी होगी। इस तरह आपके पास सब कैटेगरी भी आएगी। सब कैटेगरी क्या है? जैसे मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसमें स्मार्टफोन आ जाते हैं, एक नॉर्मल फ़ोन आ जाता है, एंड्रॉयड आ जाते हैं, अपना एंड्रॉयड फ़ोन आ जाते हैं, आईओएस आ जाते हैं। लैपटॉप की बात करें तो कन्वर्टेबल लैपटॉप, डिटैचेबल लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप, इस तरह आ जाते हैं। इसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट का एक टाइटल होता है, कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, एक प्राइस होती है। तो यहाँ हम इसके बाद स्लाइडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का हमारे पास एक नेम है या टाइटल है, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसकी प्राइस है, इसका इसकी पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखिए ये अलग पिक्चर है और ये यहाँ पे ये एक अलग पिक्चर है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ मल्टीपल पिक्चर्स। मल्टीपल पिक्चर्स हैं। इसके बाद हमारे पास उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मतलब उससे मिलती जुलती और प्रोडक्ट्स, तो वो तो हम कैटेगरी की बेस पे ला सकते हैं कि हमारी जो दो प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी में होंगी, तो एक को जब आप देखेंगे तो दूसरी को नीचे दिखा रहा होगा। अच्छा, आमतौर पे तो यही होता है। इसके बाद मेन्यू है, मेन्यू डायनामिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। इसमें कुछ आपके आर्टिकल भी लिखे होते हैं, ब्लॉग्स लिखे होते हैं, जो एसईओ के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉग का बना लेते हैं। ब्लॉग में ब्लॉग का नेम होगा। अच्छा, ब्लॉग में ना यूआरएल में ऐसे लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ब्यूटी ग्रूमिंग स्लैश बाथ बॉडी डाटा टेबल, यानी कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप एसईओ में लिखते हैं तो आपकी चीज़ आसानी से सर्च होके आ सकती है। तो पहला जो एसईओ में रूल होता है ना, वो यूआरएल का भी होता है कि यूआरएल आपकी कैसी होगी, तो आप मतलब एसईओ के थ्रू ट्रैफिक ले सकते हैं। उसके इसको हम कहते हैं सिलेक्ट। तो ये सिलेक्ट हम हर चीज़ में रखेंगे, कैटेगरी में भी रखेंगे, प्रोडक्ट में भी रखेंगे। तो ब्लॉग का जो है टाइटल होगा, सिलेक्ट होगा, ब्लॉग का सारा डाटा होगा, और इमेज होगा, या मतलब समझें डीपी, डिस्प्ले पिक्चर होगी, या थंबनेल आप कह दें, थंबनेल होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टार्ट एंड डेट डालना चाहें तो इसमें भी डाल दें कि कब शो होना चाहिए, कब नहीं। वैसे आमतौर पे जो एक ब्लॉग लिखा जाता है वो हमेशा शो ही होता रहता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो हमें एक शॉपिंग कार्ट के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो हमें यूज़र ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर देगा तो यूज़र के ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी। ऑर्डर ऑर्डर में क्लाइंट डिटेल आ जाएगी और ऑर्डर डिटेल आ जाएगी। ऑर्डर डिटेल में क्या होगा? ऑर्डर डिटेल में होगा कि कौन सी प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और आपने कितनी क्वांटिटी उसको भेज दिया है। फॉर एग्जाम्पल वो ज़्यादा मांग रहे हैं, आपके पास कम है, तो आपने कितनी भेजी है। और कोई आप स्टेटस लगा देते हैं कि ये आप दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे हैं, या इसको वेटिंग में डाल दिया है, वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो इन सब की ना हमने क्लासेस बनानी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बार बार सुनना है अगर समझ ना आए, और कॉन्टेक्ट करना है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही बार बार सुनने से भी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मॉडल्स में गया, ऐड क्लास की। सबसे पहली क्लास जो है हमारे पास कैटेगरी की है। कैटेगरी कैटेगरी में आपने कोई भी टेबल बनाना है, ये बेसिकली डेटाबेस के टेबल बनेंगे इसके बैक पे। तो सबसे पहला जो कॉलम रखना, तो प्रॉप डबल टैप प्रेस करना, इंट आईडी, ये हर एक के स्टार्ट में मस्ट रखना है। इंटीजर और ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम बनेगा, ये प्राइमरी की होगी और यूनिक भी होगी, ज़ाहिर है। तो ये आपने रखनी है। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क में हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क से आईडी बनाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रिंग में
कैटेगरी का नाम है, स्ट्रिंग में कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन है। अब मैं बुलियन में इसका स्टेटस भी रख लेता हूँ, बूल में स्टेटस, या इज़ एक्टिव के नाम से रख लेता हूँ। इज़ एक्टिव, क्या कैटेगरी एक्टिव है। मिसाल के तौर पे आज आप नोकिया के साथ कोई इशू हो जाता है, आप कहते हैं हम नोकिया का मोबाइल सेल नहीं करना, तो जितना आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़े हैं तमाम को एडिट कर करके तो काम नहीं चलाया जा सकता। तो आप उनकी एक ही कैटेगरी में जाके इसको इज़ एक्टिव को फॉल्स कर देंगे तो उसकी सारी प्रोडक्ट्स रुक जाएंगी, अंदर उसका ऑर्डर नहीं आएगा। मतलब जो भी आप लॉजिक लिखेंगे वो आपने खुद लिखनी है, लेकिन हैंडल इस बेस पे करनी है। इसके बाद हर कैटेगरी का कोई ना कोई एक फ़ोटो होगा, तो स्ट्रिंग में लोगो यूआरएल या आप इसमें ऐड कर दें। नेमिंग कन्वेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने हर चीज़ का जो पहला वर्ड है, हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो अपर केस लिखना है। जैसे ये सारे नेम जो है अपर केस में लिखने हैं। जैसे इज़ का आई बड़ा लिखा था तो एक्टिव का आई बड़ा लिखा है, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। आप कहीं भी काम के लिए जाएंगे तो आपको लोग गुस्से नहीं होंगे कि आप कैसे काम कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ये हमारे पास कैटेगरी होगी। सब कैटेगरी क्या होगी, इसके अंदर ना हमने एक एक चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। ये डेटाबेस में हमने एक टेबल को उसी के साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास ना एक मैं वर्ड ओपन करता हूँ। मेरे पास एक टास्क आया है कि आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यानी कंट्रीज़ का डाटा लेना है। हर कंट्री में कितने प्रोविंसेस हैं ये लेना है। फिर हर प्रोविंस में कितने सिटीज़ हैं ये लेना है। फिर हर सिटीज़ में कितनी यूनियन कौंसल्स हैं ये लेना है। तो मुझे डेटाबेस में कितने टेबल बनाने पड़ेंगे, ये तो हर एक के अगेंस्ट मुझे अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ये होगा कि प्रोविंस के अंदर सिटी, और सिटी के अंदर फ़र्ज़ किया कैंट एरिया और दूसरा एरिया, इस तरह भी मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, यानी कि लेवल्स डिफाइन नहीं होंगे। और बाज़ औक़ात ये होगा कि एक कंट्री में एक ही प्रोविंस है तो प्रोविंस को काउंट नहीं करते, कंट्री के अंदर डायरेक्ट सिटीज़ हैं, प्रोविंस है ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। इसके लिए हम सेल्फ जॉइन यूज़ करते हैं। सेल्फ जॉइन क्या होता है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, और यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, और यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट आईडी। बस ये 3 कॉलम मैं बना रहा हूँ, ये मैं आगे ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले आईडी मेरे पास है 92, ये है पाकिस्तान, इसका पेरेंट नहीं है, ये खुद पेरेंट है। उसके बाद मेरे पास जो है 001, ऐसे कर लेता हूँ या ऐसे कर लेता हूँ 92-1, ठीक है। ये मेरे पास है पंजाब, ठीक है। मैं प्रोविंसेस की तरफ आ रहा हूँ। इसका पेरेंट कौन होगा, मैंने कहा इसका पेरेंट 92 होगा। 92 देख लें पाकिस्तान है। पंजाब के बाद मैं इसके बाद कहता हूँ कि 92-1-1 रावलपिंडी, इसका पेरेंट कौन होगा, 92-1 पेरेंट होगा। 92-1 ये है पंजाब, और पंजाब का पेरेंट 92 पाकिस्तान। इसी तरह यहाँ पे मैं 92-1-2 लाहौर, इसका पेरेंट 92-1। अब मिसाल के तौर पे रावलपिंडी में बहुत सारे एरिया हैं, जैसे फैज़ाबाद है। मैं फैज़ाबाद की अगर बात करूँ तो ये 92-1 ये रावलपिंडी हो गया, -1 रावलपिंडी, और फैज़ाबाद जो है डैश एफ कर लेता हूँ, फैज़ाबाद। तो इसका पेरेंट कौन होगा, ये आईडीज़ जो ऑटो जनरेट होती है 1 2 3 चलेंगी ना। मैं वैसे लिख रहा हूँ कि आपके लिए आसानी के लिए, कि आप अगर इनको देखें तो आपको समझ आ जाए। और अब अगर फैज़ाबाद का पेरेंट की बात करूँ, फैज़ाबाद का पेरेंट रावलपिंडी है, तो मुझे रावलपिंडी का जो कोड है वो ये है, मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब आप जितने लेवल तक आगे चलते जाएं, फैज़ाबाद में उसके चाइल्ड, उसके अंदर उसके चाइल्ड, जितने आप लेवल तक चलते जाएं ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ये सेल्फ जॉइन है। तो आप देखें कि आपने कंट्रीज़ का, प्रोविंसेस का, सिटीज़ का, यूनियन काउंसिल्स का, एरियाज़ का सारा कुछ डाटा एक ही जगह पे स्टोर कर दिया है। तो इसी तरह अगर हम नोकिया और सैमसंग की बात करें, मुझे कुछ मोबाइल फ़ोन है, जैसे ये मैं प्रोडक्ट्स की कैटेगरी डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे लैपटॉप्स, उसके बाद आ जाएंगे मोबाइल्स,
उसके बाद आ जाएंगे एसेसरीज। ठीक है, सॉरी ये तीनों मैं आगे लेके आता हूँ, ये यहाँ पे होने। 1 2 3। 1 पे हमारे पास मोबाइल्स, 2 पे लैपटॉप्स और 3 पे एसेसरीज। अब मोबाइल फ़ोन में मेरे पास ना नोकिया के मोबाइल भी हैं, तो 4 पे मैं कर लेता हूँ नोकिया और इसका पेरेंट बंद कर लेता हूँ। 5 पे कर लेता हूँ सैमसंग और उसका पेरेंट भी बंद कर लेता हूँ। इसी तरह लैपटॉप और एसेसरीज का भी हो जाएगा। अब नोकिया में मेरे पास सिम्बियंस भी हैं, नॉन सिम्बियंस भी हैं, तो 6 पे कर लूँगा सिम्बियन फ़ोन्स, और सिम्बियन फ़ोन का जो पेरेंट है वो 4। इसी तरह 7 पे नॉन सिम्बियन, इसका भी पेरेंट 4। ठीक है, नॉन सिम्बियन, सिम्बियन, नोकिया फ़ोन्स कर लें। अब सिम्बियन नोकिया फ़ोन में ना अपना, या ऐसे कर लें कि एंड्रॉयड फ़ोन कर लें। 8 पे नोकिया एंड्रॉयड, और इसका जो पेरेंट होगा वो नोकिया 4। अब एंड्रॉयड में नोकिया में नोकिया C1 है जैसे फ़ोन, तो आप C1 लिखते हैं। C1 वैसे प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट को यहाँ नहीं लिखना, प्रोडक्ट के लिए अलग टर्म, लेकिन ये जो कैटेगरीज होंगी ये आगे मतलब सी सीरीज़ कर लें आप इसको, सी सीरीज़। सी सीरीज़ का पेरेंट होगा 8 के नोकिया में एंड्रॉयड फ़ोन। अब जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को कि इस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, आप ये बताएंगे ये सी सीरीज़ में नोकिया एंड्रॉयड में। ठीक है, नोकिया एंड्रॉयड में, इसके बाद नोकिया में मोबाइल में। इस तरह मोबाइल फ़ोन नोकिया एंड्रॉयड सी सीरीज़ और उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी। तो ये जितने लेवल आप मर्जी डिफाइन कर लें, इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ जॉइन। तो सेल्फ जॉइन लगाने के लिए मुझे यहाँ पे पेरेंट की आईडी बतानी होगी। इंट पेरेंट आईडी, यानी कि ये पेरेंट इसकी आईडी है या नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे हमने पाकिस्तान की नहीं बताई थी, या पहला स्टेप पे जो था उनकी आईडीज़ नहीं बताई थी जो टॉप लेवल पे थे, तो इंट में चाहता हूँ नलेबल हो। अब इंट तो नलेबल नल हो नहीं सकता, इंट को आप नल वैल्यू नहीं दे सकते, तो हमारे पास जिस तरह लिस्ट ऑफ होता है ना, इस तरह नलेबल ऑफ इंट भी होता है, नलेबल ऑफ इंट, ये भी लिख सकते हैं। और इसका शार्ट जो होता है वो आप क्वेश्चन मार्क लगा दें इसके आगे, तो ये नलेबल बन जाता है, इंट क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है ये नलेबल है, इसको वैल्यू अगर नहीं भी मिलती तो काम चलता है। ये हमारे पास कैटेगरीज होगी। इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट्स। आपने जितने नाम देने ये सिंगुलर से देना है, जैसे कैटेगरीज नहीं देना नाम, आपने कैटेगरी नाम देना है। प्रोडक्ट देना है, प्रोडक्ट्स नहीं देना, क्योंकि जो ऐड होंगी वो प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन ये जो मॉडल होगा ये तो एक प्रोडक्ट का होगा ना। जैसे आप कोई भी आपके पास नादरा से वो आप फॉर्म फिल करके देते हैं अपना आईडी कार्ड बनाने के लिए, तो वो एक फॉर्म होता है, फॉर्म्स नहीं होते। ठीक है, अगर वो सिंगल पेज है तो उसको आप फॉर्म कहेंगे, फॉर्म्स नहीं, लेकिन उन पे आएगा मल्टीपल लोगों का डाटा आएगा, वो उनकी डिफरेंट कॉपीज यूज़ होंगी। इंट आईडी, स्ट्रिंग में प्रोडक्ट का टाइटल क्या है या नेम क्या है, स्ट्रिंग में इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें। इसके बाद फ्लोट में या डेसिमल में इसकी प्राइस बता दें, कितने में आप सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और फ्लोट में डिस्काउंटेड प्राइस बता दें। अगर आप प्राइस शो करेंगे कि 1000 को कार्ड के ऊपर 900 शो कराएंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस के लिए यूज़ होगी। इसको मैं नलेबल रख लेता हूँ कि डिस्काउंटेड प्राइस ज़रूरी नहीं हो, कोई चीज़ रियल प्राइस पे भी सेल हो सकती है, ओरिजिनल प्राइस पे, और किसी पे डिस्काउंट हो सकता है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट को ना आप परसेंटेज में रख लेंगे, कितने परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आपकी हैंडलिंग है जिस तरह आप हैंडल करना चाहें। इसके बाद हमारे पास ना इसकी मल्टीपल इमेजेस आएंगी, प्रोडक्ट की इमेजेस आ जाएंगी। मैं इसकी क्लास यहीं बना लेता हूँ, वैसे आप अलग भी ऐड कर सकते हैं, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट इमेज। इसमें आईडी बताई, जो हर एक टेबल लाजमी होता नहीं है स्टार्ट में। स्ट्रिंग में फ़ोटो या इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल, और उसके बाद में रैंक,
रैंक इसलिए है कि एक प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस होंगी, तो जो डिफ़ॉल्ट इमेज आपने बनानी है, या आप समझे जिसको डीपी इमेज बनानी है, तो या आप इस डीपी भी लिख सकते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स कर लें, लेकिन आप रैंक लिख लें वो ज़्यादा बेहतर है कि जो पहले नंबर पे होगी वो डीपी इमेज होगी, और उसके बाद जितनी इमेजेस होंगी वो जिस तरतीब से आप आगे पीछे करना चाहें तो वो भी हो जाएंगी। ठीक हो गया, एक इमेज आ गया और रैंक आ गया। फिलहाल इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि आपने किसी भी चीज़ को देख के उनके मॉडल कैसे डिज़ाइन करने हैं। सब कैटेगरी को हमने हैंडल कर लिया, प्रोडक्ट की मल्टीपल डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके बाद हमारे पास ब्लॉग आ गया। ब्लॉग में भी आपकी कैटेगरीज यूज़ होती हैं कि कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड ब्लॉग है। लैपटॉप से रिलेटेड ब्लॉग है, क्योंकि जब आप लैपटॉप ओपन करेंगे तो लैपटॉप से रिलेटेड ब्लॉग आपको शो हो रहे होंगे, और जब आप मोबाइल फ़ोन ओपन करेंगे तो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड आपको ब्लॉग आ रहे होंगे। तो ब्लॉग भी आप उन्हीं कैटेगरीज़ को जो प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रही है, उन्हीं कैटेगरीज़ को आप ब्लॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए आसानी होगी। ब्लॉग ब्लॉग में इसी तरह आप इंट आईडी, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, या ब्लॉग डाटा, या सिंपल डाटा लिख दें, डाटा, ब्लॉग का डाटा, और किस यूज़र ने लिखा। फ़िलहाल मैं स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, यूज़र नेम जिस यूज़र ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद हमें यूज़र भी बनाने पड़ेंगे, ज़ाहिर है इसमें डिफरेंट यूज़र होंगे, वो क्लाइंट भी हो सकते हैं, वो एडमिन भी हो सकते हैं, और एडमिन मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐप यूज़र के नाम से बना रहा हूँ, जिसमें एप्लीकेशन यूज़र इसका नाम दूंगा। ऐप यूज़र में इंट इंट आईडी, स्ट्रिंग में यूज़र का नेम आ जाएगा, स्ट्रिंग में उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ईमेल एड्रेस को ही आप लॉगिन आईडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप शॉर्ट लॉगिन आईडी अलग भी रख लें, तो शॉर्ट नेम भी लॉगिन आईडी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका पासवर्ड होगा, उसके बाद इसका अकाउंट का स्टेटस होगा। अब अकाउंट का स्टेटस ये हो सकता है कि यूज़र का स्टेटस एक्टिव है, या ट्रायल आपने कोई अकाउंट बना के किसी को दिया हुआ है, या उसका अकाउंट ब्लॉक है, या डिफरेंट स्टेटस हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटस लिख देता हूँ, लेकिन इंट में बनाने के बजाय मैं यहाँ पे जैसे हम सोचते हैं कि अगर ज़ीरो है तो उसका अकाउंट एक्टिव है, वन है तो अकाउंट ब्लॉक है, टू है तो मतलब ट्रायल अकाउंट है, थ्री है तो डिफरेंट आप नाम दे देते हैं। ये याद रखना आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं कि पता नहीं वन पे एक्टिव था या ज़ीरो पे एक्टिव था, तो इसके लिए हम इनम बनाते हैं, पब्लिक इनम ऐप यूज़र अकाउंट स्टेटस। ठीक है, नाम ये दे दिया ऐप यूज़र अकाउंट स्टेटस। इसमें पहले नंबर पे मैंने दे दिया एक्टिव, दूसरे पे दे दिया ब्लॉक, तीसरे नंबर पे दे दिया कि ट्रायल अकाउंट या डेमो अकाउंट जिसको आप कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप देते हैं ऐप यूज़र अकाउंट स्टेटस। नेक्स्ट हमारे पास ये यूज़र की टाइप आ गई कि इस यूज़र की टाइप क्या है, ये एडमिन है, मॉडरेटर है, या ये क्लाइंट है। तो इसकी भी मैं इनम बना लेता हूँ, पब्लिक इनम, यानी ये जो कि इनम इसी क्लास में यूज़ होनी थी तो मैंने इधर बना ली। आप वैसे यहाँ पे अलग से भी मॉडल में इनम को ऐड कर सकते हैं, या इनम्स के नाम से एक अलग फाइल ऐड कर उसमें सारी इनम्स बना दें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जैसे ईजी लगता है। इसका नाम मैं रख देता हूँ कि ऐप यूज़र टाइप, ऐप यूज़र टाइप। इसमें एक एडमिन हो गया, मॉडरेटर हो गया, ब्लॉग राइटर हो गया, और इसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स आप कर लें, प्रोडक्ट्स एंट्री या डाटा एंट्री, डीईओ कर लें, डीईओ जो डाटा वगैरह एंटर करेगा, मतलब इसमें प्रोडक्ट्स का डाटा, वो बल्कि एडमिन की जिम्मेदारी लगा देते हैं, एडमिन बना लेते हैं, और एडमिन के ऊपर एक और रख लेते हैं सुपर एडमिन। सुपर एडमिन एडमिन को कंट्रोल करेगा, एडमिन के नीचे मॉडरेटर होंगे, ब्लॉग राइटर भी होंगे, और इसी तरह आपके पास आपके क्लाइंट्स भी आएंगे, क्लाइंट हो गए। ऐप यूज़र टाइप, और इसको आप सिंपल टाइप दे दें या यूज़र टाइप दे दें, आपकी मर्ज़ी। ये हमारे पास यूज़र बन गया। सारी पहले सेव्स कर लें।
इसके बाद हमारे पास ब्लॉग आ गया, कैटेगरी आ गया, प्रोडक्ट आ गई, और ब्लॉग किस यूज़र ने लिखा था। तो यहाँ पे इंट में यूज़र आईडी लिखूँगा, यूज़र आईडी, बल्कि इसमें मैं ऐप यूज़र आईडी लिखता हूँ क्योंकि जो मॉडल का नाम लिखा था उससे मिलता जुलता नाम लिखता हूँ। ऐप यूज़र आईडी के ये ब्लॉग किस यूज़र ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब मुख्तलिफ लोग ऑर्डर देंगे, तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर में हमारे पास क्या डिटेल होगी, आईडी तो सब में लिखनी है। इसके बाद स्ट्रिंग में शिपिंग एड्रेस उससे हमें रिक्वायर्ड होगा। डेट टाइम में ऑर्डर ऑर्डर के डिफरेंट टाइम होंगे, ऑर्डर रिसीव कब हुआ, ऑर्डर वेरीफाई कब हुआ, इसके बाद ऑर्डर आपने उसको शिपिंग भेजी कब, उसने रिसीव कब की, और एंड पे आप क्लोज करते हैं तो ऑर्डर क्लोज कब हुआ। तो ये सारे टाइम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ऑर्डर रिसीविंग टाइम, अच्छा रिसीविंग टाइम तो हमें आ जाएगा, जिस वक्त ऑर्डर आएगा वही टाइम आ जाएगा, लेकिन ऑर्डर का प्रोसेसिंग प्रोसेस कब हुआ, या यूँ समझे कि एडमिन ने भेजा कब या एडमिन ने पैक कब किया, जितने स्टेजेस आप रखना चाहें वो तो ऑर्डर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा ना। तो जब डाटाबेस में रिकॉर्ड जाएगा उस वक्त हमें नहीं पता होगा कि ऑर्डर मिला कब है, ये तो पता होगा, लेकिन ऑर्डर हम कब भेजेंगे ये नहीं पता होगा। तो दूसरे नंबर पे ऑर्डर फर्स्ट किया, आपको सबसे पहले रिसीव होता है, उसके बाद आप ऑर्डर वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई डाटा करते हैं। तो डाटा वेरीफाइड ऑन, डाटा वेरीफाई कब हुआ, डाटा वेरीफाई होने के बाद आपने ऑर्डर को जो है इन प्रोसेस करना है। इन प्रोसेस टाइम कब, मतलब इन प्रोसेस स्टार्ट टाइम कह लें कि कब आपका ऑर्डर जो है, बल्कि स्टार्ट टाइम ही होगा, एंड टाइम तो वो होगा जब आप यूज़र को भेज देंगे। प्रोसेस टाइम और सेंड टाइम, डेट टाइम में डिलीवर टाइम, उसको डिलीवर कब हुआ, या अगर आपके पास ऑर्डर वापस आ गया है यूज़र ने नहीं लिया तो रिटर्न टाइम। ये सारे टाइम मैंने रख लिए। इसके बाद यूज़र से जो डिटेल लेनी है कि कौन सा यूज़र था, इंट में ऐप यूज़र आईडी, किस यूज़र का ऑर्डर था, उसके बाद कौन सी डेट का था वो तो आ गया सारा कुछ, डेट वगैरह। इसके बाद शिपिंग पे हो सकता है यूज़र ने जो अपना अकाउंट बनाया होगा ना उसमें मोबाइल नंबर वगैरह पहले से रखा होगा, लेकिन इस वक्त शिपिंग मंगवाते वक्त तो उसने हो सकता है कोई और ईमेल एड्रेस दिया हो, ओके इस ईमेल पे कांटेक्ट करना है, फ़ोन नंबर भी कोई और दिया हो, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ भी रख लेता हूँ। ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और इसके बाद यूज़र से ना कुछ हम डिटेल भी ले लेते हैं कि वो ऑर्डर जब भेज रहा है तो वो बताता है कि मेरी अवेलेबिलिटी इवनिंग के टाइम में होती है, तो मुझे इवनिंग में ऑर्डर डिलीवर होना चाहिए। तो ऐप यूज़र रिमार्क्स, या इसको आप कह दें कस्टमर रिमार्क्स। और एडमन जो है इस ऑर्डर को भेजते वक्त कहता है कोई स्पेशल बात लिखना चाहता है, कोई यूज़र को मैसेज भेजना चाहता है, तो कस्टमर रिमार्क्स और एडमिनिस्ट्रेशन रिमार्क्स, ठीक है, या वेबसाइट ओनर के जो रिमार्क्स हैं वो। ये ऑर्डर आ गया हमारे पास। अब ऑर्डर की डिटेल, उस ये तो ऑर्डर से रिलेटेड होगी। ऑर्डर डिटेल मतलब उसने क्या चीज़ मंगवानी थी। ऑर्डर डिटेल सबसे पहले आईडी हर एक में रखनी है। इसके बाद ऑर्डर डिटेल तो बहुत सारी होगी, अब अगर ऑर्डर डिटेल में इकट्ठी लिखना शुरू कर दूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑर्डर की कौन सी डिटेल है। तो मैं यहाँ पे इंट में ऑर्डर आईडी भी रखूँगा कि पहला ऑर्डर जब जनरेट होगा तो उसकी आईडी मिसाल के तौर पे 1 होगी, दूसरा ऑर्डर जनरेट होगा उसकी आईडी 2 होगी। तो डिटेल में मैं लिखूँगा कि ये ऑर्डर है और जिसकी आईडी 1 है उसकी डिटेल ये है। तो ऑर्डर आईडी मैंने यहाँ पे रखी। इन रिलेशंस को हम बाद में भी समझेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्डर की आईडी रखी, इसके बाद इंट प्रोडक्ट आईडी,
कौन सी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसकी आईडी हमने रख ली, यूज़र कौन सी प्रोडक्ट हमसे लेना चाह रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है ना उस प्रोडक्ट की प्राइस भी रखेंगे, अगरचे प्राइस उस प्रोडक्ट के अंदर भी मौजूद है, लेकिन आज एक चीज़ 100 रुपये की है, कल 200 की हो जाएगी, परसों 250 की हो जाएगी, तो हमने कब कितने की सेल की थी ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा। और हो सकता है यूज़र जब ऑर्डर करे वो 100 रुपये की हो और जब हम ओपन करके देखें उस वक्त 150 की हो चुकी हो, लेकिन हमने यूज़र को तो उस आर्डर पे उस रेट पे देनी है जब उसने ऑर्डर किया था। तो इस वजह से हम यहाँ पे फ्लोट में इसकी प्राइस भी रख लेंगे, जब यूज़र हमें ऑर्डर करेगा हम प्राइस उठा लेंगे उस वक्त क्या प्राइस शो हो रही थी, चाहे वो प्राइस हो या डिस्काउंटेड हो, जिस पे हमने देनी है वो वाली हम प्राइस उठा लेंगे, कौन सी प्राइस है और इंट कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, और इंट में सेंट कितनी आपने क्वांटिटी सेंड की। सेंड क्वांटिटी को हम नलेबल रखते हैं कि अभी हमें पता नहीं होगा कि हम कितनी क्वांटिटी भेजेंगे, लेकिन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ये तो हमें पता होगा, यूज़र हमसे मांग रहा होगा कि मुझे इतनी चाहिए। और इसके साथ भी फर्दर आप अगर यूज़र के रिमार्क्स रखना चाहें, यूज़र रिमार्क्स और स्ट्रिंग में एडमिन रिमार्क्स, यूज़र कुछ इस पे लिखना चाहे कि मुझे इसकी पैकिंग अलग करके भेजें या ये मुझे अर्जेंट भेजें और बाकी चीज़ें लेट भेज दें, तो ये आपको रिमार्क्स हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल आ गई, ये ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें होंगी। अब हम स्लाइडर की तरफ आ जाते हैं, हमने जो स्लाइडर शो कराना है, इमेज स्लाइडर, इंट आईडी, स्ट्रिंग, इमेज यूआरएल, इसके बाद डेट टाइम, स्टार्टिंग टाइम कब ये इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो, और डेट टाइम, एंडिंग टाइम। अब अगर कोई इमेज ऐसा है जो जिसमें टाइम बाउंडेड नहीं है, बार वक्त शो हो रहा है, तो मैं इसको नलेबल कर लेता हूँ। अगर वैल्यू हमारे पास आ रही होगी तो हम उसको काउंट करेंगे, नहीं आ रही होगी तो हम हर वक्त उस इमेज को दिखाएंगे। बाद वक्त इमेज के साथ कोई टाइटल भी होता है कि आप स्ट्रिंग में टाइटल टाइटल भी लिख लेते हैं, आपको पता हो कि ये इमेज किस लिए आपने लगाया था। टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लगा लें, कुछ इमेज स्लाइडर ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों शो हो रहे होते हैं। वैसे हमने तो इमेज ही शो कराना, लेकिन चलें ये दो चीज़ें भी हमें अपने पास रख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम कंट्रोलर की तरफ आते हैं। एक कंट्रोलर मैं ऐड करता हूँ, एम्प्टी कंट्रोलर, इसका नाम मैं देता हूँ कैटेगरी, कैटेगरीज। कंट्रोलर का नाम मोस्टली हम प्लूरल में देते हैं, जैसे अब कैटेगरी का कंट्रोलर है, कैटेगरी बनाने के लिए तो क्लास का नाम, मॉडल का नाम कैटेगरी रखा था, उससे रिलेटेड कंट्रोलर जो बना रहे हैं उसका नाम हम कैटेगरीज रखेंगे। एंटर किया। इसके बाद हम फॉर्म और डेटा वैलिडेशन को थोड़ा सा समझेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। कंट्रोलर ऐड होने के बाद यहाँ हम एक एक्शन ऐड करते हैं, उसका नाम मैं रखता हूँ क्रिएट। ये कैटेगरी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगा। रिटर्न व्यू, ये यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू किया, यहाँ पे आप देखें टेम्पलेट्स में एम्प्टी आ रही है। अब हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे क्रिएट वाली। क्रिएट में आपको एक फॉर्म बना के देता है, जो भी हम इसके साथ मॉडल चूज़ करेंगे ना, मॉडल इस वक्त मेरे पास कैटेगरी, कैटेगरी का मॉडल है, इसके साथ लेआउट पे यूज़ करना है, हाँ यूज़ करना है। अभी मैं लेआउट बता नहीं रहा, तो डिफ़ॉल्ट लेआउट मैंने चेंज कर दिया था और इसको एडमिन लेआउट, तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन लेआउट ही यूज़ होगा। इसके बाद है रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़। रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ का मतलब ये होता है कि jQuery की दो फाइलें होती हैं जो डाटा वैलिडेशन के लिए यूज़ होती हैं, तो ये खुद दो फाइलें रख देगा अगर आप ये टिक लगाते हैं। नहीं लगाते तो फाइलें नहीं रखेगा। फ़िलहाल मैं इसको कहता हूँ कि फाइलें रख दे, बाद में मैं खुद भी रखूँगा। ऐड करें। जब भी आप मॉडल वगैरह में चेंज होती है तो आप नया ऐड करते हैं, जैसे अभी ये फॉर्म ऐड कर रहे हैं तो इसको बिल्ड, दोबारा बिल्ड करता है। बिल्ड हो गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। पहले इसको रन करके देखते हैं कि हमें नज़र कैसा आता है। कैटेगरीज में क्रिएट के नाम से हमने बनाया है,
ये मैं बाकी क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, क्रिएट बनाया। अब ये देखें, ये हमें एक एरर दे रहा है। कहता है कि आपके पर्सनल स्क्रिप्ट के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है जो कि इस एडमिन लेआउट में नहीं बना हुआ। ठीक है, तो हमने सेक्शन लास्ट पे बनाए थे उस दूसरे में लेआउट में, तो इस लेआउट में हमने सिर्फ रेंडर बॉडी रखा, सेक्शन रखी ही नहीं है। तो इसमें सेक्शन भी रख लेते हैं, हमें ज़रूरत आएंगे यहाँ पे @ सेक्शन CSS फॉल्स, यानी कि ज़रूरी नहीं कि इसमें डाटा आ रहा हो। जहाँ ज़रूरत होगी स्टाइल्स के नाम से भी रख लेता हूँ। कई लोग स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं तो कई CSS को, तो एक ही रख लें तो भी ठीक है, दोनों रख लें ठीक है। और इसके बाद जो JS का सेक्शन होगा वो ये होगा। अब मैं खुद JS के नाम से यूज़ करता हूँ कि शार्ट नेम है जावास्क्रिप्ट, आसानी से बंदा याद रख सकता है। जबकि .NET खुद जो यूज़ कर रहा होता है बिल्ट, जब हम कहते हैं ना रेफरेंस स्क्रिप्ट्स, तो वो स्क्रिप्ट्स के नाम से एक बनाता है, वो यहाँ पे ऐड करता है। वो अब इस क्रिएट में आप देख भी सकते हैं, उसने यहाँ एंड पे ये सेक्शन स्क्रिप्ट्स के नाम से बनाया हुआ। अपन लोअर केस का कोई इशू नहीं होता। अब आप चेक करें, ये हमने जो फॉर्म बनाया था फॉर्म हमारे सामने आ गया। इसमें देखिए आईडी के लिए इनपुट जो है इंटीजर रखी है कि आप अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन आईडी तो मेरी रिक्वायर्ड नहीं है। चलें, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये कि उसने बना दिया हमें इनपुट। नेम है, डिस्क्रिप्शन है, इज एक्टिव के लिए उसने खुद ही चेक बॉक्स लगा दिया। लोगो URL, यहाँ पे हमें वो बटन लगाना है जिस पे इमेज ब्राउज करेंगे, चेंज करने के इसको। और ये अब मैं क्रिएट का बटन प्रेस करता हूँ तो अब देखें ओके। अब यहाँ पे मैं डाटा एनोटेशन लगाऊंगा डाटा की वैलिडेशन के लिए कि जब तक नाम इंटर ना हो ये फॉर्म आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसमें नाम ही रिक्वायर्ड लगाया जा सकता है, आईडी मुझे चाहिए नहीं। तो पहले हम फॉर्म को देख लेते हैं इसमें फॉर्म बनाया किस तरह से। तो देखिए इसने एक रो बनाई है, रो के अंदर call MD4 बनाए हैं। तो मतलब तीसरा हिस्सा इसने यूज़ किया, ये देखिए 1, और ये तकरीबन 2/3 ये वाला हिस्सा है। नेक्स्ट, इसने यहाँ पे एक मॉडल ओनली के नाम से रखा हुआ है ASP वैलिडेशन समरी। खैर ये इसको हम बाद में देखेंगे ASP वैलिडेशन समरी को। यहाँ पे देखें ASP फॉर आ रहा है, ASP फॉर। वैसे ये थोड़ा बोल्ड आता है लेकिन अभी इसने इस चीज़ को उठाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये अभी एरर आ रहा है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ। ये मैंने ऐड किया था कैटेगरीज़ वाले कंट्रोलर में क्रिएट के नाम से। तो यहाँ पे देखें व्यूज़ में कैटेगरीज़ वाला फोल्डर है, इसमें क्रिएट के नाम से व्यू बना हुआ है। तो अब देखें, अब इसने उठा लिया, इसको पहचान लिया। अब देखें कि तो ये सारे बोल्ड बोल्ड नज़र आ रहे हैं। ये जितने बोल्ड नज़र आ रहे हैं ये सर्वर साइड है, ये आपको नज़र नहीं आएंगे, इनके अगेंस्ट उसने कुछ और बनाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास है ये एक नेम के नाम से इनपुट ASP फॉर नेम और क्लास फॉर्म कंट्रोल ये लिखा हुआ। लेकिन इसके बरक्स जब मैं यहाँ पे व्यू पे सोर्स करूँ जो उसने हमें कोड बना के दिया है, ये देखें इसने हमें बना के दिया इनपुट क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। उसमें भी ऐसे था टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, इसने लिख दिया। वहाँ पे लिखा हुआ था ASP फॉर नेम, यहाँ इसने कर दिया ID नेम, नेम नेम। ठीक है, ID में भी नेम और नेम भी नेम, और वैल्यू का एक एक्स्ट्रा आ दिया। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो ये आ रहा है डाटा वेल मैसेज फॉर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आ रहा है जो भी आपने क्लासें वगैरह लगाई वो आ रही हैं। और नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है डाटा वेल रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपके पास डाटा वेल रिप्लेस ट्रू भी नहीं आ रहा, सिर्फ ASP वैलिडेशन फॉर नेम आ रहा है। तो ये सर्वर साइड है, जब ये क्लाइंट की तरफ जाते हैं तो C# इनको कन्वर्ट कर देती है उस कोड में। तो आपको वो क्लाइंट वाला कोड खुद नहीं लिखना पड़ता, ये खुद इससे कोड बना देता है। इसी तरह फॉर्म के साथ आप देखें तो एक्शन में ASP एक्शन क्रिएट लिखा हुआ है सिर्फ। जबकि यहाँ पे आप देखें जो इसने फॉर्म बना के आपको दिया, उसमें फॉर्म में एक्शन में इसने स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम दोनों इंक्लूड किए। वहाँ चूँकि आप जिस कंट्रोलर में थे आप नाम नहीं बताएंगे तो वही कंट्रोलर कैसे एडिट किया जाएगा, उसने इसको रिजॉल्व किया और मेथड पोस्ट खुद डाल दिया, आपने वहाँ पे नहीं लिखा था। तो ये मतलब फॉर्म खुद बना के देता है आपको, इसको इसका फोल्ड टेम्पलेट्स कहते हैं।
इनके थ्रू आप पूरे इंसर्ट अपडेट डिलीट के मेथड्स भी सारे खुद ब खुद बना सकते हैं। फिलहाल बहरहाल मैं कैटेगरी के ऊपर डाटा वैलिडेशन के टैग लगाना चाहता हूँ। F12 प्रेस करूँगा यहाँ पे कैटेगरी पे। सबसे पहले मेरे पास नेम है, नेम के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे जो भी डाटा एनोटेशन टैग होगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं मुझे नेम जो है रिक्वायर्ड है या आना चाहिए यूज़र की तरफ से, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड। स्पेलिंग प्रॉपर लिख के ऑल्ट एंटर प्रेस करें या कंट्रोल डॉट प्रेस करें तो ये आपको बताएगा यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन, इसको आप यूज़ करेंगे तो ये रिक्वायर्ड। अब ये नेम रिक्वायर्ड आ गया। मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, ये दोबारा रन होगा और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको क्रिएट का बटन प्रेस करता हूँ, क्रिएट। अब देखें वो खुद क्या रहा है, ये तो चले हमने पहले चूज़ किया होता ना ऐसे। ये देखिए द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मैं लिखना चाहता हूँ कैटेगरी नेम इज़ रिक्वायर्ड या इंटर कैटेगरी नेम, ऐसे लिखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, तो यहाँ मैंने एनोटेशन टैग लगाया है, इसके साथ ना राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें है कि मेरे पास एरर मैसेज का एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है, इसको ऑप्शनल पैरामीटर कहते हैं। एरर मैसेज इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कस्टम एरर मैसेज कोई भी लिख सकते हैं, इंटर कैटेगरी नेम प्लीज। अब आप रिफ्रेश करें इसको, और अगर रिफ्रेश से ना हो तो आप कंट्रोल F5 कर लें। मैंने हार्ड रिलोडिंग लगाई हुई है, वो खुद ही रिफ्रेश कर देता है, बिल्ड कर देता है। तो ये देखें इंटर कैटेगरी नेम प्लीज़, ये खुद बहुत यहाँ पे मैसेज आ गया। इसके बाद आईडी वाला हमें नहीं दिखाना, आईडी जो कि ऑटो जनरेट होनी है हमने यहाँ पे दिखानी नहीं है। तो आईडी को ख़त्म करने के लिए मैं ये वाला पूरा ग्रुप भी कमेंट कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में चाहता हूँ मल्टी लाइन टेक्स्ट हो, यानी टेक्स्ट एरिया आना चाहिए इसका। इसने तो इनपुट ASP फार लगाया हुआ, तो यहाँ आप टेक्स्ट एरिया खुद से लिख दें, टेक्स्ट एरिया, और ऐसे कर दें। इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा ऐड करूँगा इसको भी। और दोबारा ऐड करने से पहले मैं डाटा एनोटेशन यहाँ पे लगा देता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन है इसकी डाटा टाइप का ऊपर लगाता हूँ, उसमें डाटा टाइप डॉट मल्टी लाइन टेक्स्ट, तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट हो जाएगा। इसी तरह आप डाटा टाइप डॉट पासवर्ड कर दें तो जब आप इसमें लिख रहे होंगे तो वो पासवर्ड की तरह हिडन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी चीज़ें ठीक है। इसके बाद नेम में जो है ना, मैं कहता हूँ मैं कुछ स्पेसिफिक करेक्टर अलाउ करना चाहता हूँ कि कैटेगरी के नेम में इंटीजर वैल्यू आ सकती है और अपर लोअर केस अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर वगैरह जो है ना, ये डॉलर साइन और ये चीज़ें नहीं आ सकती, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ना रेजेक्सपाल के नाम से एक वेबसाइट है, regex.com। वैसे तो बहुत सारी और भी हैं। ये ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्टर है। यहाँ आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और साथ उसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ABC और नीचे यहाँ टेस्ट में मैं लिखूँ ABC, देखिए मैच हो गया। और लिखते लिखते कहीं जाके फिर मैंने ABC लिखा तो फिर इसने मैच कर दिया। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। आप ऊपर पैटर्न डिफाइन करते हैं, नीचे आप डाटा देते हैं तो उसके साथ मैच कराता है। अब मेरे पास जो इस वक्त है, मैं वो चाहता हूँ A से लेके Z तक कोई भी करेक्टर अलाउ करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन को समझना हो तो इसके लिए और भी मतलब एक्स्ट्रा क्लास रखी जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल जितनी हमें रिक्वायर्ड है ना उसके लिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। जब हम सेट की बात करते हैं ना कि A to Z, तो हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बताते हैं। उसमें बताते हैं मसलन A B और C। अब आप देखिए ABC लिखा, लेकिन उसने A को अलग मैच किया, B को अलग और C को अलग, क्योंकि अब सेट बता रहे हैं, सेट में से कोई एक भी मैच होता है तो वो उसको ओके करेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ A to Z, तो ये देखें ये सारे के सारे मैच हो गए। और मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट कैरेक्टर जो है ना 2 होने चाहिए। तो यहाँ आप
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टू लिखेंगे तो इसका मतलब है एग्जैक्टली टू कैरेक्टर होने चाहिए, A to Z समाल वाले दो कैरेक्टर, तो ये दो के सेट उसने मैच कराए। अब लिखते हैं 2 से लेके 4 तक, तो अब देखें जहाँ जहाँ 4 होंगे वहाँ 4 सिलेक्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, और 2 हो जाएंगे। तो ये देखें इसने 4 बनाए, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और ये लास्ट पे 4 थे, अगर ये 3 होते तो भी ठीक था, 2 होते तो भी ठीक था, और 1 होता तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन की चीज़ पूरी नहीं करता, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करता। अब मैं लिखता हूँ स्मॉल A to Z और कैपिटल A to Z दोनों अलाउ है, फिर मैं एक स्पेस भी अलाउ कर देता हूँ, स्पेस भी अलाउ है, ठीक है, फिर हाइफन का साइन है ये भी अलाउ है। देखें A to Z यहाँ पे आपका ए डैश, ये डैश का एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि वो A से Z तक के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो आखिर पे आपने डैश लिखा है, इससे पहले फिर मैं एस्केप सीक्वेंस लगाता हूँ ये स्लैश, कि ये डैश जो है ना एज ए डैश आएगा, इसका जो स्पेशल मीनिंग है ना वो उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। और इसी तरह 0 से 9 तक मैंने कैरेक्टर भी देने हैं, तो 0 से 9 तक इधर भी लिख सकता हूँ, और ये मैं इस ग्रुप के साथ यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। और उसके बाद मैं अगर अंडरस्कोर भी अलाउ करता हूँ, तो अंडरस्कोर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, यानी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसको स्पेशल मीनिंग हो, तो वो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूँगा अंडरस्कोर। अब आप यहाँ पे कुछ भी अब आप नाम लिखेंगे तो वो उस नाम को मैच करेगा। अच्छा, आगे ये है कि इसकी जो स्टार्टिंग लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। एक तो हमने रिक्वायर्ड का लगाया हुआ है ना कि टेक्स्ट आना चाहिए, तो टेक्स्ट तब आएगा जब एटलीस्ट एक कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ हम इसके अगर एक इसका लिख देंगे तो वो जब भी एरर मैसेज होगा ना तो वो कहेगा कि वैलिड कैरेक्टर लिखें। इसके साथ जो हम मैसेज लिखेंगे ना वो वैलिड कैरेक्टर का लिखेंगे कि आपने जो कैटेगरी का नाम है उसमें वैलिड कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं किए। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम जस्ट चेक करेंगे कि जितने करेक्टर आ रहे हैं वैलिड हैं। अब करेक्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या नाम उसने अभी लिखा है या नहीं लिखा, इस चीज़ के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को हम यूज़ नहीं करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन जो डाटा आ जाएगा सिर्फ उसके लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए। तो मैं कहता हूँ इसके ना 0 से लेके, ठीक है, 0 आगे मैं छोड़ देता हूँ। 0 का मतलब है कोई भी करेक्टर नहीं आ रहा तब भी ठीक है, और कामा के बाद छोड़ दिया तो देखें इनफिनाइट है कि आप जितना मर्ज़ी आगे तक चले जाएं, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखें मैं कोई भी लिखता हूँ नाम, अब इसको मैच करता है, नोकिया मोबाइल ऐसे लिखता हूँ 3G, ठीक है, और यहाँ डॉलर साइन लगा के कुछ और करता हूँ तो उसको मैच नहीं करता ये, ठीक है। अब इसको कैसे हमने हैंडल करना है कि ये तो बीच में से कंटेनिंग को चेक कर रहा, हम चाहते हैं कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आए भी ना, एक तो जो आ रहा है वो वैलिड हो, और दूसरा ये कि उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आए भी ना। उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्टार्ट में भी अगर मैं डॉलर साइन लगाता हूँ या कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूँ ना, तो इसको अब इस ये मैच नहीं कर रहा। बहरहाल इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ से, ये साइन होता है हमारे पास स्टार्टिंग का, और ये डॉलर साइन होता है हमारे पास एंडिंग का, कि स्ट्रिंग इसी से शुरू हो इसी पे ख़त्म हो, ठीक है। अब आप देखें, आप प्रॉपर नाम लिखेंगे, नोकिया मोबाइल, ये आ गया, ठीक है, LG मोबाइल आ गया। आप कोई भी बीच में अंडरस्कोर लगाया तो भी ठीक है, लेकिन जो ही कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी चीज़ करेंगे तो ये मिसमैच हो जाएगा। ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें चूंकि ये स्लैश आ रहा है तो इसका इशू होता है, यहाँ स्टार्ट में @ लगा देते हैं, तो फिर इसका इशू नहीं होता। अब इसका एरर मैसेज कैसे लिखेंगे, एरर मैसेज ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अलाउड। वैसे तो स्पेसेस डैश और अंडरस्कोर भी अलाउ है, लेकिन वो आमतौर पे यूज़र को पता चल जाएगा, या जो आप मर्ज़ी से मैसेज लिखना चाहें लिखते हैं। रन किया, पेज पर रिफ्रेश किया। अब देखिए मैं नेम लिखता हूँ, आगे चला जाता हूँ, कोई इशू नहीं। और नेम में मैं जो ही कोई इनवैलिड कैरेक्टर लिखता हूँ तो ये कहता हूँ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, और यहीं पे खड़े खड़े मुझे बताता है कि जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ ये साथ साथ बता रहा है, सर्वर साइड पे नहीं जाता। तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है। इसमें हमने इस पे वैलिडेशन लगाई, ये देखें
इसने इसको डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट एरिया कर दिया। मैंने कहा इसको मैं दोबारा ऐड करूँगा। इसके ऊपर मैंने मल्टी लाइन टेक्स्ट लगाया था। एक तो ये कि मैं खुद लिख दूँ उसको टेक्स्ट एरिया है, और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट वाला लगा दूँ। अब अगर मैं ये व्यू दोबारा ऐड करूँ, इसका मेरे पास कोड जो है वो कॉपी करके मैंने नोटपैड पे रखा हुआ है। तो अभी मैं क्रिएट वाले को दोबारा ऐड करता हूँ। ऐड व्यू, क्रिएट, और इसमें क्रिएट वाली टेम्पलेट यूज़ करूँगा। नाम भी क्रिएट है और टेम्पलेट भी क्रिएट वाली, और कैटेगरी इसको यूज़ करना चाहूँगा। कहता है पहले से ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, मैंने कहा यस ओवरराइट कर दें उसको। जब आप पहले से एग्जिस्टिंग व्यू के ऊपर दूसरा व्यू रखते हैं तो वह डायरेक्ट उस पर नहीं लेके जाता, फिर आपको गो टू व्यू खुद करना होता है। अब देखिए इसने खुद यहाँ पे टेक्स्ट एरिया खुद लिख दिया, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, मैंने इसको कमेंट किया हुआ था ना, अभी अनकमेंटेड है। तो मतलब जब आप डाटा एनोटेशन टैग लगाते हैं उसके अगेंस्ट वो खुद ही मतलब फॉर्म बना के देता है आपको। तो आपने जितनी वैलिडेशन वगैरह लगानी है वो पहले लगा दे, ताकि जहाँ जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो खुद आपको वैसे ही बना के दे, आपको चेंज ना करनी पड़े। ठीक है, इसमें ये आईडी वाला हमने कमेंट किया था, ये कमेंट कर लें, और बाकी सारा वैसे। और अब देखें यहाँ पे हमारे पास है इनपुट में सिर्फ ये लिखा हुआ है ASP फॉर नेम और क्लास, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जबकि यहाँ पे मैं जाता हूँ, व्यू पे सोर्स करता हूँ, नेम इज इक्वल टू नेम, ये हमारा फॉर्म है, उसने ये रखा हुआ है, ये फॉर नेम, नेम वाला पहला जो उसके अंदर कंट्रोल है। इसमें देखिए इनपुट क्लास ये दे दी, टाइप जो है मैंने टाइप पहले बता दी, टाइप आ गई। अब देखें उसने इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हैं। डाटा वेल ट्रू, मतलब इसकी वैल्यू आनी चाहिए। डाटा वेल रिजेक्ट्स, अगर इसकी वैल्यू में प्रॉपर करेक्टर नहीं आ रहे तो फिर ये कहेगा ओनली अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर लाउड। डाटा वेल रिजेक्ट्स पैटर्न, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे लगाई थी ना, वही उठा के ये यहाँ पे ले आए। इसके बाद डाटा वेल रिक्वायर्ड, वैल्यू आनी चाहिए, अगर आ नहीं रही तो फिर ये मैसेज आना चाहिए आईडी नेम। ये देखें ये इसने कोई डाटा वेल के नाम से एक्स्ट्रा एनोटेशन टैग इसमें ऐड किए। ठीक है, इसी तरह जैसे ये पेरेंट आईडी है ना, मैं पेरेंट आईडी के ऊपर एक ऐड कर दूँ। वैसे ये तो आईडी है, इस पर हम ऑटो जनरेटर तो ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए इसमें एक ऐड करना चाह रहे हैं। गो टू व्यू किया, और यही है हमारे पास कैटेगरी है, इसकी गो टू डेफिनेशन किया, ये कैटेगरी क्लास ओपन हो गई। अब इसमें देखिए हमारे पास ये पेरेंट आईडी जो है ना, यहाँ वहाँ हमने बनाई हुई है, इस पर मैं एक एनोटेशन टैग लगाता हूँ। इसमें हमारे पास रेंज क्या है, रेंज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा मिनिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। और कामा एरर मैसेज क्या आना चाहिए, वैलिड रेंज इज बिटवीन 1 to 100। रन किया, अब देखें यहाँ पे मैं 102 लिखता हूँ, और जो ही बाहर निकलूँगा ये मुझे एरर देगा कि नहीं आप 1 से 100 तक वैल्यू एंटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते। इसे छोटी लिखता हूँ -1, ये भी कहता है कि नहीं आप 1 से 100 ही लिख सकते हैं, 1 लिखता हूँ। अब ठीक है, अब मैसेज में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, आप 1 to 200 लिख दें अगर यहाँ पे गलती से, और अलावा आपने 100 किया हो तो वैल्यू 100 तक ही एक्सेप्ट करेगा। ये तो मैसेज सिर्फ जस्ट यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए, आप डिस्प्ले क्या कराना चाहते हैं। आप नहीं कराएंगे तो वो एक प्रॉपर जो है ना अपना उस अपना एक मैसेज शो करेगा, और प्रॉपर मैसेज शो करना चाहते हैं अपनी वर्डिंग के साथ तो आप अपना मैसेज शो करवा दें। तो ये डाटा एनोटेशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा एनोटेशन होते हैं। जैसे स्ट्रिंग क्या है, मसलन आप कहते हैं डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 करेक्टर तक हो। एक था इंटीजर हमारे पास, उसमें हम रेंज देते थे कि 0 से लेके 100 तक वैल्यू आ सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग पे एक तो हमने लगाया रिक्वायर्ड का कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए या नहीं, दूसरा हमने लगाया रेगुलर एक्सप्रेशन का कि इसमें किस तरह के करेक्टर और किस तरह का डाटा आ सकता है, तीसरा हम लगा रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना डाटा आप डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ के नाम से है। स्ट्रिंग लेंथ में मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ में इसमें दे देता हूँ 500,
और इसी तरह हम अगर यहाँ पे मिनिमम लेंथ लेके तो मिनिमम लेंथ भी है कि कम से कम 5 कैरेक्टर तो आने चाहिए इसमें डिस्क्रिप्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 आने चाहिए। इसके बाद जो है एरर मैसेज है। एरर मैसेज में आप कोई भी एरर मैसेज लिख सकते हैं कि अगर उसकी लेंथ 5 से कम हुई या 500 से ज़्यादा हुई तो आप उसको लिखें कि मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके ऊपर वैसे आपने रिक्वायर्ड नहीं लगाया, लेकिन आपने लिखा कि इसकी लेंथ मिनिमम 5 होनी चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड ही हो गया, क्योंकि जब 5 कैरेक्टर मिनिमम आना चाहिए तो ज़ाहिर है ये रिक्वायर्ड हो गया। तो ये कुछ डाटा वैलिडेशन के एनोटेशन टैग्स थे, और इनके थ्रू हम फॉर्म पे जाते हैं और फॉर्म हमें ये सारी चीज़ें वैलिडेट करके देता है। इसके अलावा रिमोट वैलिडेशन भी होती हैं, जैसे आप कोई यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं और वो अपना ईमेल एड्रेस देता है, तो उसी टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कि ये ईमेल एड्रेस पहले से डाटाबेस में मौजूद तो नहीं है, तो उस चीज़ को भी आप हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने क्रिएट का बनाया, एडिट का भी इसी तरह बनता है, लिस्टें बनती हैं इसी तरह, डिटेल्स का भी बनता है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो इसको एक्सप्लोर करें थोड़ा सा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डाटाबेस को भी डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक इसमें और भी होता है जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच कराने के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे ऐप यूज़र रखा हुआ है, वैसे ऐप यूज़र में हमने सिर्फ पासवर्ड रखा हुआ है, तो इसका हम एक व्यू मॉडल बनाएंगे। व्यू मॉडल की कंसेप्ट पे बाद में जाएंगे, तो अभी मैं इसको डबल कर लेता हूँ और यहाँ पे कंफर्म लिख देता हूँ, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड के ऊपर आप जो भी आपने रिक्वायर्ड लगाना है या जो भी आपने नोटेशन टैग लगाना है आप लगाएं, रिक्वायर्ड ऑल्ट एंटर कंट्रोल डॉट, और आगे मैसेज वगैरह में नहीं देता। अब कंफर्म पासवर्ड में मैं उसको लिखूँगा कंपेयर। रिक्वायर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? जब मैं कहता हूँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल होना चाहिए, और पासवर्ड पे मैं लिखता हूँ कि पासवर्ड की वैल्यू आनी चाहिए, तो ज़ाहिर है पासवर्ड में कुछ आएगा तो कंफर्म पासवर्ड में भी ज़रूरी है आएगा, तभी मैच होगा। तो यहाँ पे कंपेयर लिखता हूँ। कंपेयर में कहता है अदर प्रॉपर्टी बताएं किसके साथ कंपेयर करना है, मैंने कहा पासवर्ड के साथ। आज जब भी इसका आप फॉर्म जनरेट करेंगे तो ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को खुद मैच कराएगा, आपको मैच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो ही कंफर्म पासवर्ड नहीं लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो पासवर्ड पे रिक्वायर्ड का आ जाएगा एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड जब आप लिख के दोबारा दबाएंगे तो वो कहेगा कंफर्म योर पासवर्ड, और अगर दोनों की वैल्यू मैच ना हुई तो वो बताएगा पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर नॉट मैच। इस तरह से इस चीज़ को हैंडल करेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट से हम एंटिटी फ्रेमवर्क को देखेंगे इंशाल्लाह, और आगे जो हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट शुरू होना है। आप जितनी हमने ये सीखने वाली चीज़ें थी सीख ली, आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। आप उनको इंशाल्लाह वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।